बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे हम अपने इस प्रोग्राम में। और आज का जो प्रोग्राम है उसको हम नाम करेंगे बल्दियाती इंतखाबात के। वैसे तो मुल्क में कई तरह की तब्दीलियाँ हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात का जो सिस्टम है, चूँकि इनका ऐलान कर दिया गया है पंजाब में और KPK जो है वो ज़ाहिर है कि कोविड की वजह से उसमें डिले सामने आया है। तो इन दोनों सूरत हाल पर बात करेंगे कि सिचुएशन क्या है और उसके साथ साथ कुछ मज़ीद इससे जुड़ी हुई जो तब्दीलियाँ हैं, चाहे वो जो पूरा सिस्टम है उसके हवाले से है, चाहे वो यूनियन काउंसिल्स जो हैं उनमें लाई जाने वाली तब्दीली है, या फिर पंचायत लेवल पर जो इंट्रोड्यूस करवाया जाने वाला इंसाफ का एक निज़ाम है, क्या वो मदद फराहम कर सकेगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये क्या सिस्टम होगा, इसके हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम थोड़ी सी आगाही आप तक लेकर आएंगे। उसके साथ साथ ख़ास तौर पर जमाती या गैर जमाती जो इंतखाबात हैं उनकी टर्म्स पे थोड़ी सी बात की जाएगी, और कुछ दीगर चीज़ें इससे जुड़ी हुई जो हैं वो हम आज के इस प्रोग्राम में शामिल रखेंगे। सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। हमने स्टूडियो में दावत दी है नवीद सत्ती साहब को, उनसे जानते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात जो हैं उनका ऐलान कर दिया गया है, कब ये मुतवक्के हैं, और उसके साथ साथ पंजाब के हवाले से तो ऑब्वियसली इसका ऐलान कर दिया गया है, ये सामने आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो है ये डिले का शिकार है, तो उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बिल्कुल जी, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो बर्निंग इशू भी यही चल रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब मौजूदा हुकूमत आई थी तो आने से पहले इन्होंने जो वादे और दावे किए थे आवाम के साथ सामने, अभी तक उस तरीके से उस पर अमल नहीं हो सका। और जब तक फंडिंग की बात की जाती है, ग्रास रूट लेवल पर आवाम के मसाइल को हल करने की बात की जाती है, उस वक्त यही कहा जाता है कि जनाब बल्दियाती इलेक्शन जो है वो नहीं हुआ। और ज़रा हम भी जानते हैं कि उस वक्त की तहरीक इंसाफ जब अपोजिशन में थी तो उस वक्त उन्होंने कहा जी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं चाहते कि बल्दियाती इलेक्शन हों। तो एक बहुत बड़ा जो है वो सवालिया निशान ज़रूर बनता था तहरीक इंसाफ पे कि उन्होंने आवाम को शायद ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि जब अवामी नुमाइंदे होते हैं उनको आप पावर्स देने के वादे और दावे करके उनसे वोट लेते हैं और उसके बाद इक़्तिदार में आके आप खामोश रहते हैं। एक तो ये देखा हमने कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इससे पहले KP में जो एक बल्दियाती सेटअप दिया था उसमें काफ़ी कुछ खामियाँ भी मौजूद थी, आल्दो कि उसमें बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें भी सामने आई, उसका उनको फ़ायदा भी हुआ। और आज KP में अगर असम्बली में देखें, जो पहले असम्बली थी 2013 की और 2018 की असम्बली में एक वाज़े जो है वो फ़र्क भी नज़र आया, क्योंकि कुछ हद तक बेहतरी ज़रूर आई है इदारों में, KP के इदारों में बल्दियाती सिस्टम के ज़रिए। अब उसमें जो खामियां थी उसको भी दूर किया गया और KP का इलेक्शन दोबारा होना था, कोविड के वजह से नहीं हो सका, अभी तक चीज़ें सामने नहीं आई। लेकिन अब जो है वो कोविड के फ़ौरन बाद ये कहा जा रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन जो है, क्योंकि पंजाब और KP में दोनों में तो हुकूमत तहरीक इंसाफ की डायरेक्टली है, बलूचिस्तान में इनकी कोalition है और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बाकी हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते। कश्मीर में ज़ाहिर अभी इलेक्शन नेक्स्ट 2021 में होंगे, जुलाई में या अगस्त में होंगे, और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में नवंबर में इलेक्शन होंगे, और उसके बाद बताया जा सकता है कि ये इलेक्शन होंगे बल्दियाती या नहीं होंगे, अलग बात है। लेकिन पंजाब में एक बहुत बड़ा जो असल में देखें, पंजाब की 12 करोड़ आबादी है, सिर्फ 1.25 करोड़ जो से ज़ायद लाहौर की आबादी है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर अवामी जो मसाइल हैं वो अभी तक रुके हुए हैं, और उसमें यही हर वक्त लारा लगाया जाता है पार्टीज़ की तरफ से कि जनाब बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, जा रहा है। ये 2018 से हम सुनते हुए नज़र आ रहे हैं कि 2019 में क्योंकि बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ ने अपने जो मंशूर और विजन के मुताबिक कोशिश की है, और ये विजन मैं समझता हूँ कि इमरान खान का है, क्योंकि MPs MNAs अभी भी ये समझते हैं कि ये उनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। जो इस वक्त उनकी पोजीशन है MPs MNAs की, पहले फंडिंग होती थी तो MPs MNAs इन्वाल्व होते थे, अभी भी 1-2 सीट अगर आ जाती हैं तो उसमें भी MPs MNAs इन्वाल्व हो जाते हैं। तो एक तो सूरत ये नज़र आती है कि इसमें जो है वो बुनियादी जो सिस्टम है उसको ही तब्दील किया जा रहा है। और इसमें स्टडी किया गया है जो बरतानिया का निज़ाम है, उसमें जो लंदन में मेयर के पास इख्तियारात हैं और लंदन में जो अवाम जो है उनके मसाइल हल होते हैं। इसी तरह तुर्की की बात करें, इस्तांबुल को स्टडी किया गया है, और आपने देखा होगा इस वक्त जो तुर्की के सदर हैं, जब हम बात करते हैं, चाहे आप बरतानिया का जिक्र करें, तुर्की का जिक्र करें, या दीगर जो मगरबी ममालिक हैं, अगर हम उनकी बात करते चलें, तो चूँकि ज़ाहिर है एक सोसाइटी एक अलग तरीके से काम करती है, वहाँ पर इख्तियारात की मुंतकली या इंतखाबात का सिस्टम जो है उसको अगर हम स्टडी करें, तो क्या आप समझते हैं कि उसको स्टडी करने के बाद पाकिस्तान में इसकी इम्प्लीमेंटेशन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकेगा? देखें,
क्यों नहीं किया जा सकता है? एक तो यह है कि हम जब भी देखते हैं कि जब भी हमारे ये सो कॉल्ड जमहूरी निज़ाम है उसमें कोई भी पार्टी हो, वो जब भी आई है उसने सवाए बल्दियाती इलेक्शन के बाकी सारे काम किए हैं। बल्दियाती इलेक्शन कभी भी आवाम को एम्पावर कभी भी नहीं किया। हाँ, अलबत्ता जब भी डिक्टेटर्स आए हैं, अब अयूब खान से देख लें मुशर्रफ तक, उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन करवाए और वो बड़े मजबूत बल्दियाती इलेक्शन रहे हैं, क्योंकि उनको MNAs MPs या जो पहले से मौजूद पार्टीज़ होती थी उसको डैमेज करना होता था। तो डेफिनेटली वो मजबूत बल्दियाती इलेक्शन नुमाइंदे मजबूत देते थे, उनको एम्पावर भी किया था। हमें देखने में नज़र आया कि शुरू के दिनों में जो मुशर्रफ का बल्दियाती निज़ाम था वो बड़ा मजबूत था। आहिस्ता आहिस्ता करके हमने देखा कि उस वक्त अभी जैसे काफ लीग को अभी भी एतराज़ है, उस वक्त काफ लीग भी शाह सामो थे। आहिस्ता आहिस्ता वो निज़ाम वीक होता गया और फिर ये हुआ कि जरदारी साहब के दौर में हुआ ही नहीं बल्दियाती इलेक्शन। नवाज शरीफ के दौर में हमने देखा, हम खुद क्योंकि उसको देख भी रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार जो है वो कहा और एट द एंड जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम वज़ीर-ए-आज़म को तलब करते हैं कि भाई आएँ बताएं क्यों नहीं बल्दियाती इलेक्शन करवा रही है। और जिस उलझन में और जिस मजबूरी में हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ ने या मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन करवाया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इख्तियारात ही नहीं दिए, ऑफिसेज ही नहीं थे। इस्लामाबाद में अभी तक जो डिप्टी कमिश्नर है, डिप्टी जो चेयरमैन नाज़म थे, मेयर डिप्टी मेयर जो जितने भी थे, उनके पास ऑफिसेज नहीं थे और उनके पास कोई इख्तियारात नहीं थे। और फिर जंग आपस में रही, चीज़ों को डिफ़ाइन ही नहीं किया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में आप देख लें कि मेयर के पास क्या इख्तियारात हैं, DC के पास इख्तियारात क्या हैं। इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल जो आपका CDA है उसकी अपनी एक रस्साकशी मौजूद थी, MCI की अपनी रस्साकशी मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर कहता था ये मेरे इख्तियारात हैं। तो ये अभी तक सिलसिला जो है वो चलता हुआ नज़र आ रहा है। मौजूदा जो इलेक्शन है, एक तो यह है कि इसमें जो कानून साजी हुई है वो बड़ी अहम हुई है। एक तो हकीकी नुमाइंदगी देने की बात की गई है, जो एक तो यह है कि 3100 सिर्फ हमारे पास यूनियन कौंसिल थी पूरे पंजाब में, अब 22,000 पंचायत बना दी, उसको मज़ीद जो है वो लोकल लेवल पे ले गए। अब देखिए यूनियन कौंसिल, कई यूनियन कौंसिल इतनी बड़ी होती हैं, पहाड़ी इलाकों या मैदानी इलाकों की बात करें, फिर उसमें मज़ीद अगर उसको डिवीज़न करें तो एक मौज़ा भी होता है, उस मौज़े तक उसको लेके गए हैं ताकि एक गाँव की अगर आबादी 2000 है, 5000 है, 10,000 है, इसके लिए मुख्तलिफ तरह की नुमाइंदगी जो है वो दी गई है। और मुतनासिब नुमाइंदगी एक बहुत बड़ा जो अवाम का जो एक मसला था वो दी गई है और ये तारीख में पहली बात दी गई है। यूनियन काउंसिल्स हैं जिस तरीके से ये काम करती हैं, फिर भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है। पंचायत के जो मामलात हैं या फैसले हमने पहले भी देखा कि इससे बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ जो हैं वो मुल्क में हमें दरपेश भी रहे और कई ऐसे वाक़यात हैं, कई ऐसे इंसिडेंट हैं कि जिनमें हमने सही इंसाफ होता नहीं देखा। तो इस लेवल तक ले जाना क्या आप समझते हैं कि वो लोगों को एम्पावर करेगा या फिर मज़ीद जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए मुश्किलात की एक वजह बन जाएगा? देखें, अब जब ये मुतनासिब नुमाइंदगी दी जा रही है, बिल्कुल जो लोकल लेवल है वहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो भी शख्स है, अब देखें एक मौज़ा है, मैं यूनियन कौंसिल से भी नीचे की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पे आबादी ही 2000 है, वहाँ पर हो सकता है उस जो मस्जिद के इमाम हो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसको ताल्लुक़ नहीं है और वो एक बावकार पढ़ा लिखा शख्स हो और लोग उसको आगे लेके आना चाहते हैं और लेकिन वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं बनता, तो इसका मतलब है कि वो किसी सिस्टम का हिस्सा ही नहीं बन सकता। या उसी एक मौजे में एक पढ़ा लिखा शख्स है या बुज़ुर्ग हैं, अनपढ़ भी हो सकते हैं, उन्होंने उस मोहल्ले के लिए, उस मौजे के लिए बहुत काम किया हो लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक़ नहीं है, तो इट मीन्स कि वो सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकता। एक तो पहली बार ये तहरीक इंसाफ का एक अच्छा इकदाम है, इसमें दीगर पार्टीज़ में नज़ारा वोट भी दिया। ये अच्छा है कि आप बिल्कुल यानी लोकल लेवल पर आप गए हैं और आपने जो गैर जमाती इलेक्शन करवाए हैं। अच्छा, उसके बाद आप जब तहसील लेवल पर आते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे जमाती बुनियादों पर हैं और पूरा पैनल जो है वहाँ पर सामने आएगा। ये नहीं है कि बिल्कुल ही कोई गैर जमाती होगा, ये बिल्कुल मौज़ा लेवल पर जो क्योंकि हम देख रहे हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि आबादी के लिहाज से, अच्छा इसमें जो चीज़ा चीज़ें हैं, पहले मैं आपसे ये बता देता हूँ, एक तो ये है कि इसमें ये 33% जो डेवलपमेंट बजट होगा वो डायरेक्टली जो बल्दियाती नुमाइंदे होंगे उनके थ्रू खर्च होगा डेवलपमेंट बजट, और ये अरबों रुपए में बजट बनता है। अगर पंजाब की बात करें, KP की बात करें, किसी भी सूबे की बात करेंगे, इससे पहले ये होता था कि MNAs MPs के जो है वो उसके बगैर नहीं हो सकता था। फिर एक और कानून साजी में जो एक महन चीज़ देखी गई है वो ये होगी कि पहली बार कानून में ये भी लिख दिया गया है कि फंडिंग जो है, जैसे 33% फंडिंग है, वो उसको कम नहीं किया जा सकता।
पहले तो ये होता था रेशो निकाल दें, खादमे वाला कहता था इधर से इधर लगा दें जनाब, ये एजुकेशन का फ़ंड निकाल के या एक कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का फ़ंड निकाल के आप दूसरी तरफ लगा सकते थे, या किसी सड़क का दूसरी तरफ लगा सकते थे। ऐसा नहीं है। और इसमें आपने देखा होगा पंजाब के सवाए लाहौर के और गुजरांवाला और रावलपिंडी के अलावा भी बहुत से बड़े बड़े शहर हैं, लेकिन वहाँ की अभी तक साफ़ पीने का पानी भी मैसर नहीं है। वहाँ की सड़कों के आप हालत देखें, एजुकेशन मतलब किसी भी लेवल जाएंगे तो जब रेशो निकालेंगे तो आप एक लाहौर में रावलपिंडी रहने वाला शहरी जो है वो मैक्सिमम उसके लिए सालाना होगा, और एक खानेवाल में या एक साइड पे रहने वाला या जनूबी पंजाब में रहने वाला जो शख्स है उसके लिए चंद रुपये होंगे पूरे सालाना बजट में। तो एक ये चीज़ नज़र आ रही थी कि बजट जो है वो आप देखें जहाँ जहाँ मेट्रो बनी थी, जिस शहर में मेट्रो बनी थी, अब रावलपिंडी में सपोज मेट्रो बनी, लाहौर मुल्तान में बनी, बाकी रेस्ट ऑफ दी जितने भी अजला हैं, यानी 36 अजला हैं पंजाब के, उसमें से चलो लाहौर को उन्होंने मेट्रोपॉलिटन के अलावा हम देख रहे हैं जितने भी अजला थे उनमें जो है वो अलग तरह की सूरत नज़र आती थी। और जहाँ पर आपने देखा कि लाहौर में दारुल हुकूमत है पंजाब का, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा हर एक की तवज्जो भी होती थी, वहाँ पर आवाम के मसाइल, वहाँ पर एहतजाज हो जाता था, काम हो जाता था। अब ये इसको ख़त्म करके एटलीस्ट ये होगा कि 22,000 पंचायत जो होंगे, मेंबर्स होंगे, उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। उससे ये होगा कि आवाम की महरूमियाँ ख़त्म हो गई और उनके पास राइट भी होगा। देखें इसी तरीके से आप वहाँ पर आप जब जो 22,000 पंचायत के जो मेंबर्स हैं, पंचायत क्योंकि ज़रा देही इलाकों में होगा और जो उसको लेबरहुड कहा गया है जो शहरी इलाकों में होगी। अब ये जो सूरत होगी उसमें ज़ाहिर आपके लिए बड़ा आसान होगा पूरे पंजाब में, पूरे पंजाब को कंट्रोल करने का मतलब है आपने 22,000 जो मेंबर्स हैं उनके तक मैसेज पहुंचाना है। सामने बहरहाल आ रही है और ये आइडियल सिचुएशन है कि आसान होगा, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन ही बताएगी कि ये वाकई आसान होगा या लोगों के लिए मज़ीद मुश्किलात जो है वो पैदा करने की एक वजह बनेगी। निचली सतह पर आप चूँकि गैर जमाती इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये जो जमाती इलेक्शन है ये कहाँ पर होंगे? देखें जो म्यूनसिपल कमेटीज़ यानी आप तहसील लेवल पर चले गए, तहसील लेवल से डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न लेवल पे, ये 3 आपने देखा होगा। उससे पहले हम देख रहे थे कि तमाम जो यूनियन काउंसिल्स के इलेक्ट होने के बाद एक तहसील कमेटी बनती थी। फिर जैसे अगर हम रावलपिंडी की बात कर लें तो रावलपिंडी की 7 जो है वो तहसीलें हैं। अब रावलपिंडी की कोई डिवीजनल है वो है, इसी तरह लाहौर भी जो जितने भी हमारे डिवीजनल जो सेक्टर्स हैं तो डिवीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन का उनको दर्जा दिया गया है। और ये मेट्रोपॉलिटन कैसे काम करेगा? मेट्रोपॉलिटन में अच्छा ये भी बहुत बड़ा एक इस दफ़ा में हम देखा तारीख में पहली बार हो रहा है कि मेट्रोपॉलिटन में पहली बार जो भी चेयरमैन होगा या उसको जो भी नाम दे दें, लॉर्ड मेयर उसको कहें, अगर लाहौर की बात करें, बिल्कुल अगर सिर्फ मैं आपको लाहौर या पिंडी की एग्जांपल दे दूं, रावलपिंडी लाहौर की, अब लाहौर में 1.25 करोड़ आबादी है, 50 लाख से ज़ायद आबादी जो है वो एक लॉर्ड मेयर को डायरेक्टली बराह रास्त जो है वो इलेक्ट करेगी। आप खुद सोच सकते हैं कोई भी पार्टी बड़ी सोच समझ के ये पैनल बनाएगी और पैनल पूरा लेके आएगी। ये नहीं होगा कि अब तकरीबन उसमें 60 से 70 उस पैनल का हिस्सा बनते हैं पूरे, अगर लाहौर की बात करें। इसी तरह हम अगर रावलपिंडी की बात करें तो उसमें 50 से 60 लोग बनते हैं जो अब पैनल पूरा लेके आएंगे। कोई भी पार्टी आती है, वो नून लीग आती है, PTI, पीपल्स पार्टी, JUI, जमात इस्लामी या दीगर जो जमातें हैं जितनी भी जाती हैं, वो पूरा पैनल लेके आएंगे, आवाम को बताएंगे कि जनाब ये आपका मेयर होगा और ये आपकी पूरी बॉडी होगी, वो किस तरीके से काम करेंगे, मंशूर होगा। तो डेफिनेटली ये बहुत ही ताकतवर होगा। डेफिनेटली जब आप 50 लाख बंदा, अगर आप लाहौर की बात करें तो उसमें मेरे ख्याल से 14 MNAs हैं और 30 से ज़ायद जो है वो MPAs हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि उनकी बजाय एक लॉर्ड मेयर होगा, उसके पास इख्तियारात भी होंगे, पब्लिक के पास वो जाएगा, तो ज़ाहिर एक जो आम शख्स है वो तो नहीं जा सकता। एक तो ये है कि या तो बहुत बड़ा कोई बहुत अमीर शख्स के साथ साथ पढ़ा लिखा और आवाम तक पहुंचना उसके लिए बहुत आसान हो, या किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्लेटफॉर्म से आएगा तो शायद उसके लिए जाना आसान हो, या इससे पहले यानी माजी जिसका बड़ा साफ़ हो, बड़ा नाम हो उसको उतारेंगे तो डेफिनेटली वो निकालने में कामयाब हो सकता। फिर आ जाए आप जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और इसी तरह म्यूनसिपल काउंसलर है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो बड़े जो बाकी शहर हैं वो होंगे। मेट्रोपॉलिटन जो कॉरपोरेशन होगा वो तो मैंने कहा डिवीजनल हेड्स होंगे, जैसे गुजरांवाला डिवीज़न है, लाहौर डिवीज़न है, रावलपिंडी डिवीज़न है, मुल्तान डिवीज़न है, यानी इस तरह के डिवीजन्स जो हैं उसमें मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के यानी उसको कहलाएगा। म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इसी तरह तहसील लेवल पर भी डायरेक्ट इलेक्शन बराह रास्त आवाम से इलेक्शन जो है वो होंगे और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने पैनल के साथ वहाँ पर उतरेंगी। इससे पहले क्या होता था कि जनाब जो नाज़म होते थे रावलपिंडी के,
अब वो मुख्तलिफ तहसीलों से उनको वोट करना होता था। अब इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। एक यूनियन काउंसिल का चेयरमैन वो जिस तरह भी जीत के आ गया, उसके बाद उसने अपनी डील करनी है, जैसे भी करनी है। उसने 2-4 तहसीलें मिलकर जो है वो किसी भी को भी मेयर लेके आ सकते थे। अब ये है कि उसको भी डायरेक्ट, उसको आवाम को ये भी पता होगा कि हमारा मेयर कौन है, ये चेयरमैन कौन है, या जो भी है वो कौन है। और क्योंकि दूसरी बात है कि यूनियन काउंसिल लेवल को ये नहीं है कि पहले जब तहसील को इतना बाख्तियार कर दिया गया है कि तहसील को डिस्ट्रिक्ट की तरफ नहीं देखना होगा, तहसील के अपने फंड्स होंगे। इससे पहले हम देख रहे हैं कि तहसील नाज़म जो है या तहसील के चेयरमैन वो बेचारे हर वक्त डिस्ट्रिक्ट नाज़म के आगे पीछे घूम रहे होते थे। खुशामद एक टोला होता था, आल्दो के इख्तियारात होते थे, लेकिन फिर भी जिस तहसील का ज़्यादा जो नाज़म होता था वो ज़्यादा असर रसूख रखता था, उसको ज़्यादा फ़ंड मिल जाते थे। एक तो यह है कि हर यूनियन काउंसिल, हर तहसील का अपना फ़ंड होगा। फिर विलेज लेवल पर, यानी जो पंचायत की बात की गई है, उसमें भी एक चेयरमैन होगा, और वहाँ के जो भी उस एरिया में जितना भी डेवलपमेंट का काम है वो उसके तहत होगा। वहाँ पर जो हॉस्पिटल है, BHU है, या जो सरकारी स्कूल है, उसकी देखभाल उसने करनी है। आपको पता है मोज़ा लेवल, ये छोटे लेवल पे जब जाएंगे तो हमेशा पाकिस्तान में हो क्या रहा है, आपके यहाँ पे इस्लामाबाद में पिम्स हॉस्पिटल है, होली फैमिली है, ये 2-4 बड़े हॉस्पिटल्स हैं। जब आपको निचले सतह पर, अभी ये बनाने जा रहे हैं कानून भी, कि आप अगर कोई किसी एरिया से आता है, शख्स को KPK से आता है या AJK से, गिलगित से आता है, पहले उस हॉस्पिटल से पहले चेक तो करें उसके पास ये फैसिलिटी है या नहीं है। अगर वहाँ पे फैसिलिटी मौजूद है, और फिर ये बड़े बड़े इदारे जो हैं वो शायद उनका काम रिसर्च करना होता है, लेकिन वो अभी तक नज़ला ज़ुकाम जो है वो ठीक करने में लगे रहते हैं। तो एक तो ये है कि इससे बड़ी आसानी से आप ग्रास रूट लेवल पर जो है वो कर सकते हैं, और आवाम के मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं किसी किस्म के भी। दूसरा जो आपने बात की, एक तो बजट जो है वो डायरेक्टली उनके पास मौजूद होगा, और क्या सूरत हाल होगी ये तो मतलब आने वाले दिनों में होगा कि इसमें क्या कितनी, क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम कोई भी इदारा उनको दिया जाना, आप समझते हैं कि ये एक दुरुस्त अमल होगा? क्योंकि जब एहतसाबी अमल से गुजरते हैं तो मालूम होता है कि बड़े पैमाने पर जो है वो चीज़ों के ऊपर, और वो जो वाम का पैसा है जो जहाँ तक जाना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँचा। तो क्या ये इख्तियारात जो दिए जा रहे हैं, और फिर उसके पास बाद जो है वो एक डायरेक्ट बजट जो उनको दिया जा रहा है, उसके ऊपर ज़ाहिर है कि एक एहतसाबी सिस्टम तो रखा जाएगा, लेकिन क्या आप समझते हैं कि उसके बावजूद भी ये एक दुरुस्त फैसला है? देखें, जो इससे पहले क्या होता था, अब क्योंकि डिस्ट्रिक्ट नाज़म जो होता था या मेयर हो हम उसको कहें, उसके पास इख्तियारात अगर होते थे, तहसीलें जो हैं, तहसीलों के जो चेयरमैन हैं या नाज़म हैं वो वहाँ पर आते थे, और वो इक्वली ट्रीट नहीं होते थे। जब आपने 3100 पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में यूनियन काउंसिल्स हैं, ज़रा उसकी डिवीज़न है, अब उसको बिल्कुल ग्रास लेवल पे 22,000 पंचायत तकरीबन इससे ज़्यादा बन रही हैं, और ये बड़ा आसान हो जाएगा हुकूमत के लिए भी काम करना और आवाम के लिए भी, कि उन तक फ़ंड्स जो हैं वो पहुँचेंगे। फिर एक और जो मैंने बताया कि कानून में पहली बार, तारीख़ में पहली बार हम देख रहे हैं कि कानून में ये लिख दिया है कानून में कि जनाब ये बजट जो है वो डायरेक्टली सिर्फ बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं उनके ज़रिए इस्तेमाल होगा, वो बजट कहीं और नहीं जाएगा, वो CM भी बजट को आगे पीछे नहीं कर सकेगा। ये जो चीज़ है वो पहले नज़र नहीं आती थी। और फिर अगर एक विलेज काउंसिल में कोई भी शख्स है, उसके पास पार्टी का, जैसे मैंने कहा कि वो पार्टी किसी का परचम नहीं है या मुखालफत है, वो लेकिन आवाम उसको चाहती है तो वो आ सकता है सामने, और वो गैर जमाती है। फिर आगे जमातें जो है वो हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक पैनल लेके आ रही है पूरा सामने, आवाम को बता रही है कि जनाब ये लोग हैं, उसमें से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मैं बात करूँ, मैं हुकूमत पार्टी की बात करता हूँ कि जनाब तो तहरीक इंसाफ कहीं अपना पैनल लेके आती है और आवाम उनको पसंद नहीं करते, तो डेफिनेटली वो हार जाएंगे, वहाँ कोई दूसरी पार्टी जीत जाएगी। तो एक तो ये कि आपको शो करना पड़ेगा कि आपका पैनल क्या है, आपके लोग कौन से। इससे पहले क्या है कोई पता नहीं है। आप पहले इलेक्शन होते हैं छोटे से, उसके बाद मेयर वो आ जाता है। जिस इस्लामाबाद का इलेक्शन हुआ, 50 तहसीलें, 50 यूनियन काउंसिल थी, जो यहाँ पर थे यूनियन काउंसिल के चेयरमैन थे, उन्होंने करोड़ों रुपए लगाए, इलेक्शन जीते, और उसमें से ये होना तो ये चाहिए था, उन्हीं में से किसी को मेयर बनना चाहिए था, डिप्टी मेयर बनना चाहिए था, लेकिन मेयर मियां नवाज शरीफ साहब का ज़ाती जो कंट्रैक्ट था वो ऊपर से पैराशूट के जरिए आ गया, कोई वो नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये एक सूरत हाल जो है वो ख़त्म की जा रही है, और ग्रास रूट लेवल पर जब पावर्स होंगे तो डेफिनेटली फिर आवाम को दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। हुकूमत के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कि आप उस जो मोज़ा लेवल तक आप पहुँच गए, 22,000 अगर आपके पास पंचायत या जो वहाँ के लोकल नुमाइंदे हैं, आप उनके ज़रिए ही सारा निज़ाम जो है वो बेहतर कर सकते हैं। आप इसमें दूसरी बात यह है कि जब आप विलेज लेवल की हमने बात की है और पंचायत लेवल की, वहाँ पर जब गैर जमाती है
तो ज़ाहिर है आपकी जमातें भी हैं, अब गैर जमातें भी हैं, उसकी में जो एहतसाब का अमल मज़ीद सख्त हो जाएगा। यानी आप कोई भी शख्स सामने आ रहा है, वहाँ पे करप्शन जो है उस तरह नहीं हो पाएगी। अभी ज़ाहिर है निज़ाम उसका भी सामने आएगा कि करप्शन के हवाले से एक मॉनिटरिंग कमेटी कैसे बनेगी, या अलग बनेगा, एक इशू है। लेकिन एटलीस्ट जो है आवाज़ फ़ौरन निकलती है। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज़ छुप के नहीं रह सकती। मज़ीद एहतसाब उनका सख्त हो जाएगा। अब विलेज का जो बताया जा रहा है, विलेज काउंसिल में 2000 से कम आबादी वाले जो गाँव होंगे, उसमें जो पंचायत होगी वो 2 जनरल मेंबर्स होंगे, 1 खातून और 1 अकलीती मेंबर होगा। ठीक है। विलेज जो 2000 से 8000 तक आबादी वाले देहात होंगे, उसमें पंचायत काउंसिल में 3 जनरल मेंबर्स, 1 अकलीती और 1 खातून मेंबर्स होंगे। अच्छा, अकलीतियों के लिए ये रखा गया है कि कम अज़ कम उस आबादी का 5% होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वहाँ पे अकलीती मेंबर ही नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि अकलीती मेंबर की बजाय कोई और जो है वो खड़ा हो जाए, जैसे कि पहले होता रहा कि काउंसलर की किसान की सीट थी, वहाँ किसान के बजाय ताजर जो है ना एक बिल्डर्स खड़ा हुआ है। इस तरह की बहुत सी मसाइल जो है वो पहले रिसेंटली हमें नज़र आए। फिर विलेज पंचायत काउंसिल में जो 8000 से 15000 वाली आबादी के लिए होंगे, उसमें 4 मेंबर्स जनरल मेंबर्स होंगे, 1 खातून और 1 गैर मुस्लिम मेंबर्स जो है उसमें मुंतखब होगा। फिर इससे भी बड़ी अगर हम कह दें कि जो विलेज में पंचायत काउंसिल होगी, जिसमें 15000 से 25000 की आबादी होगी, उसमें जनरल मेंबर्स की तादाद 5 होगी, 2 ख्वातीन और 1 अकलीती मेंबर होगा। और इस तरीके से ये काम करेगा, क्योंकि बहुत से पाकिस्तान में, पंजाब में या बाकी एरियाज़ में बात करें तो वहाँ पर अकलीती इस तरह का कोई और आबादी नहीं है। ये चंद ही ऐसे हैं जहाँ पर ये मौजूद है। एक तो ये चीज़ें जो है वो सामने आ चुकी हैं। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें ओवरऑल जो बताया जा रहा है कि ये इलेक्शन जो है बहुत जल्द जो है वो होने जा रहा है। और जी बिल्कुल, हमने आपसे पूछा था कि कब मुतवक्के है ये, एग्जैक्टली अनाउंस तो कर दिया गया है पंजाब के हवाले से। KPK का आपने थोड़ा सा टच किया कि ये डिले का शिकार हो रहा है कोविड की वजह से, तो आगाह कीजिएगा कि कब तक वो मुतवक्के है और इसके हवाले से ये कब तक अनाउंस ये जो किए गए हैं, क्या डेट्स रहेगी इनकी? देखें, एक तो दिसंबर और अप्रैल के मई तक ये सारा सिस्टम जो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये यानी चाह रहे हैं कि 2021 का जो बजट है वो बल्दियाती नुमाइंदों के 2020 का दिसंबर और 2021 के अप्रैल के दरमियान, इस दरमियान जो है वो सारा सिस्टम जो है, क्योंकि इसमें कुछ कहा जा रहा है कि क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर रद्दबदल होता रहता है। एक कोविड के हवाले से अभी दोबारा से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसको नज़रसानी भी की जाएगी कि जिस तरह KPK इलेक्शन जो है वो डिले हुआ है, पहले उसमें मई में होना था, डेफिनेटली उस वक्त कोविड आ गया, फिर दिसंबर की डेट दी गई थी। अब देखना यह है कि आए रोज़, क्योंकि हम देखें कि NCCO जो आपकी है नेशनल कमांड एंड कंट्रोल, उसने मतलब आए दिनों हम देख रहे हैं कि मीटिंग्स चल रही होती हैं। अभी स्कूलों के हवाले से, तालीमी इदारों के हवाले से मीटिंग हो रही है। कल जो होटल्स एसोसिएशन है उन्होंने भी एहतजाज किया कि उस हवाले से भी एक ने, तो ये चीज़ें अभी देखना होगा कि कब तक होंगी। लेकिन एटलीस्ट एक कानून साजी के बाद ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं और अब शेड्यूल जो है वो सामने आ रहा है। अब इसमें जो 3281 जो हम देखें यूनियन काउंसिल थी पंजाब में, उसको ख़त्म करके 22000 पंचायत काउंसिल लेकर जो आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी तब्दीली होगी। अब इन इलेक्शंस के बाद डेफिनेटली 22000 पंजाब में जब पंचायत काउंसिलर्स वजूद में आएंगे तो उनके ज़रिए आप पाकिस्तान, पंजाब के हर कोने में, उसके बाद अगर यही सिस्टम आपको KP में और बलूचिस्तान और सिंध में भी अगर उसमें आ जाता है, ज़रा 18वीं तरमीम के बाद हम देख रहे हैं कि उसमें हर वहाँ की हुकूमत जो है वो चाह रही थोड़ा सा चेंज ज़रूर करे, लेकिन एटलीस्ट ये हो कि इस पंजाब में और KPK में जो ये इलेक्शन अगर होता है उसमें जो खामियां निकलें उसको मज़ीद बेहतर करके दूसरे सूबों में भी वो किया जाए। और अगर बल्दियाती इलेक्शन को एक प्रॉपर तरीके से हर 5 साल में होता रहे या 4 साल में कर लें तो उससे यह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आवाम को फिर जनरल इलेक्शन या उसकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप मजबूत बल्दियाती इलेक्शन करेंगे, आवाम का अगर ग्रास रूट लेवल पे मसला हल होता है तो उनको यहाँ किसी भी एक जनूबी पंजाब से या ये एक साउथ से, पंजाब से उठकर लाहौर नहीं जाना पड़ेगा। ये उनके मसाइल, अब टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज़ ऑनलाइन होती है, तो अगर हुकूमत ये चाहेगी तो डेफिनेटली आवाम को मज़ीद सहूलियात जो है वो मिल सकती हैं। अदरवाइज़ तंग करने की बात है तो फिर वही बात है कि वो पुराना जो सिस्टम था, जिस तरीके से हो रहा था उसी तरह चलता रहेगा तो आवाम की मज़ीद मुश्किलात पैदा हो रही हैं। अच्छा, जो तहसील और टाउन पर इलेक्शन होगा वो थोड़ा मुख्तलिफ कैसे होगा, वो जमाती इलेक्शन होगा, जैसे कि आपने पहले कहा कि गैर जमाती जो होगा, क्योंकि उससे आप निकलेंगे तो आगे जाएंगे। तहसील, टाउन यानी और म्यूनसिपल कमेटी में जो इलेक्शन होगा वो जमाती
इलेक्शन होगा और जमाती इलेक्शन में पार्टी पूरे पैनल को टिकट जारी करेगी और अवाम पूरे पैनल को ही कास्ट करेगी और अवाम के सामने होगा उनका मंशूर भी और पूरा पैनल भी। अगर और दूसरी बात है, इसमें सिस्टम में बहुत सी आप देखें जो आने वाले लोग हैं ना वो स्क्रूटनाइज हो जाते हैं। आपका सिस्टम करप्शन से भी पाक हो जाता है। जब आप सिर्फ आप मैं करूँगा पंजाब में 22,000 पंचायत के जो होंगे, आपने देखा कि जब वो सिस्टम के अंदर नहीं आ रहे, सिर्फ उनके बैंक बैलेंस से लेके उन्होंने असासे भी डिक्लेयर करने हैं, उन्होंने वो अगर कहीं बैंक डिफ़ाल्टर हैं तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, उनकी तालीम पूरी नहीं है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, अगर उनके कोर्ट में केसेस हैं वो नहीं कर सकेंगे। ये चीज़ें भी इसमें सिस्टम में मौजूद हैं। तो इस सिस्टम के ज़रिए यानी आप ये समझें कि ना सिर्फ ये अवाम के मसाइल को हल करेगा बल्कि मुल्क के बड़े जो मेन इश्यूज़ हैं वो भी इससे हल हो जाएंगे। फिर गाँव की सतह पर और महल्ले की सतह पर जो कौंसिल बननी है, वहाँ पर गैर जमाती इलेक्शन कराने का मकसद यही है कि कोई भी शख्स है वहाँ पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जमाती बुनियादों पर ऐसे लोग आ जाते हैं जो अगर एक बंदा जमात में मौजूद है वो डेफिनेटली किसी दूसरे बंदे को सामने उस जमात में वापस नहीं आने देता। ज़रा जमात ने टिकट भी एक बंदे को देना है, हर बंदे को वो टिकट नहीं दे सकता, और अगर वहाँ पर कोई भी शख्स वो सामने आ सकता है। इसमें इलेक्शन का तरीका का बहुत आसान है, एक तो गैर जमाती होगा और एक फ्री लिस्ट होगा। कोई मसला ही कोई नहीं। एक मौजे में जो विलेज काउंसिल है वहाँ पर ये नहीं है कि पैनल बना के जाना पड़ेगा, फ्री इलेक्शन होगा। वहाँ पर कोई शख्स भी जो है वो अपने एरिया की नुमाइंदगी करने के लिए, अब अपने आवाम के लिए अगर उसने कुछ किया हुआ है उससे पहले, या आवाम समझती है कि ये हमारे लिए कर सकता है, तो वो आ सकता है। दैट इज़ वाई, मतलब इसलिए उसको गैर जमाती जो है वो करा गया है। और अगर 10 लोग 20 लोग भी इलेक्शन लड़ना चाहेंगे तो वो आ जाएंगे, उसमें किसी किस्म की रुकावट जो है वो नहीं होगी। लेकिन फिर भी इसमें उनको जज करने का, उनको चूज़ करने का, उनके आने के हवाले से बाकायदा तौर पर ज़ाब्ता अखलाक तो होगा कोई ना कोई। देखें, मैंने कहा जब आप सिस्टम में आ जाते हैं तो उसके बाद आप उसमें आ जाते हैं। अगर एक गांव से एक गांव जिसकी आबादी जो है जैसे उन्होंने बताया 2000 है, और उसमें से अगर 50 बंदा आ जाता है सामने इलेक्शन लड़ने के लिए, और अगर 50 बंदे जो SOPs तो मौजूद हैं कि उसने ये बताना है, उसके जो ज़ाहिर है वो जब सिस्टम में आ जाएगा तो उसने सब कुछ बताना है। फिर उसके बाद आवाम ने उसको वोट देना है। उसके लिए हुकूमत ज़रा जितना भी सियासतदान हो या ब्यूरोक्रेट हो, आपको पता है वो सिस्टम में जब आ जाते हैं तो डेफिनेटली वो सिस्टम उनको आसानी से उसको कोई 2 नंबरी करने नहीं देता, और बड़ा आसान हो जाता है दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लिए भी किसी पे उंगली उठाना। आप देखें ना, अभी सियासतदान जो केसेस फेस कर रहे हैं वो इसी वजह से फेस कर रहे हैं क्योंकि वो सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। उनको आम शख्स को आप किसी को नहीं कह सकते कि आप अपनी सारी मनी ट्रेल बताएं, आप अपना बैंक बैलेंस बताएं, लेकिन सियासतदान को आप कह सकते हैं। वो उसके लिए SOPs भी हैं। एहतसाबी अमल जो है वो आसान हो जाता है जब आप सिस्टम का एक हिस्सा होते हैं, तो ज़ाहिर है कि आपको आपका जो काम है या बैकग्राउंड है या आपने जो भी आवाम के लिए खिदमत की है उसको सर अंजाम देना आसान हो जाता है। सो ओवरऑल अगर हम बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से या सिस्टम के हवाले से बात करें तो आप ये समझते हैं कि आने वाले वक्त में वाकई आम आदमी को एम्पावर करेगा? देखें, जो इस वक्त कानून साजी हुई है, अगर आप इस पूरे एक्ट को पढ़ेंगे तो इंतहाई खूबसूरत। मैंने कहा कि ये आप अगर इसी सिस्टम को अगर लंदन का सिस्टम उसको भी स्टडी करके, टर्की में जो इस्तांबुल है, आपने देखा अभी जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो उस इस्तांबुल से ही उठे हैं। इस्तांबुल में उन्होंने जो चीज़ें की थी उस वक्त इस्तांबुल कर्जे में डूबा हुआ था। आज वो प्रेसिडेंसी सिस्टम लेके आए हैं। पहले पार्लिमानी सिस्टम था, आवाम ने उन पर इतमाद किया और आवाम के लिए उन्होंने काम किया। यही सूरत हाल ये है कि आप देखेंगे मेट्रोपॉलिटन या बड़े शहरों में जो मेयर होगा, लॉर्ड मेयर होगा, अगर वो बहुत अच्छा निज़ाम लेके आएगा, अच्छा काम करेगा, आने वाले वक्तों में आप देखें कि अवाम उसको नेशनल लेवल पर भी लीडर तस्लीम करने में बड़ी आसानी हो जाती है। इसमें अब ये देखा गया कि पहले 35 ज़िला कौंसिल होती थी। एक जो लाहौर, उसको आपने देखा होगा मेट्रोपॉलिटन कहा गया था। अब लाहौर को छोड़कर बाकी 35 इस ज़िलों में भी ज़िला कौंसिल ख़त्म करके तहसील कौंसिल्स बनाई जाएंगी, और इन इलेक्शंस होंगे, इन पर इलेक्शन होंगे। अब 138 तहसील कौंसलर होंगे जिनका इलेक्शन होगा। अब खुद सोच लें कि तहसील को एम्पावर कर लिया गया ना, पहले ज़िले को किया गया था, और जिसकी वजह से तहसीलों के जितने भी होते थे कौंसलर वो उनको वहाँ पे जाना पड़ता था। अब यानी सिर्फ इस पंजाब की बात कर रहा हूँ। इस तरह शहरों में जो मोहल्ला काउंसलर्स होंगे, इसी के ऊपर छोटा शहर होगा और टाउन होगा, ठीक है, शहरों में ज़रा टाउन होते हैं, और फिर बड़ा शहर होगा तो म्यूनसिपल कमेटी बनाई जाएगी, और उसके बाद बड़ा होगा तो मेट्रोपॉलिटन वो कारपोरेशन बन जाएगी। इस तरीके से ये पूरा निज़ाम होगा। और फिर आप देखें, जब आप बल्दियाती
जो नुमाइंदे हैं उनको एम्पावर करेंगे, उनके पास फंड्स होगा, तो फिर आवाम को गली मोहल्लों में निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके वहाँ पर मसाइल हल हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप लेटर ऑन एक सिस्टम जो ज़ाहिर है इसमें काफ़ी जो एम्पावर कर रहे हैं इस सिस्टम में, जो पंचायत सिस्टम होगा उस महल्ले में, उस मौज़े में अगर 2000 बंदे हैं, वहाँ की जो इश्यूज़ हैं वहाँ ही सॉल्व किए जाएंगे, तो उस आवाम का पैसा भी बचेगा, बजाय इसके कि वो तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अदालतों के धक्के खाएं, और फिर अगर उनसे निकलेगा मामला तो फिर आगे की तरफ जाएंगे। और फिर इसमें आप कारकर्दगी शो करनी पड़ेगी। जब आप गैर जमाती इलेक्शन निचले लेवल पर कर रहे हैं तो डेफिनेटली वही शख्स सामने आएगा जिसके पास ये नहीं कि पार्टी का टिकट जैसे मिल जाता है तो आवाम वोट दे देती है, उसका अपना किरदार होगा, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसका विजन क्या है, उसका मंशूर क्या है, उस पर जो है वो एक बड़ा कंपटीशन नज़र आएगा। लेकिन फिर उसके बाद कौंसलर और उसके ऊपर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन कराना ज़रा ये भी ज़रूरी है। तो उसके बाद कोई भी जमात आएगी तो उसने अपना पूरा पैनल जो है वो सामने लेके आएंगे। इस तरीके से यानी पूरा सिस्टम जो है वो तेज हो सकता है, चेंज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। यकीनन इंतखाबात जो हैं वो किसी भी मुल्क में होने उसके जमहूरी अमल के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, और जब बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हम बात करते हैं और फिर इस सिस्टम की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किस तरह से आम तबके के लिए बेहतरी लेकर आएगी, उसके ऊपर हमने आज के इस प्रोग्राम में बात की। और ये सिस्टम जो है चूँकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से कंपेयर करके स्टडी करके बनाया जा रहा है, तो उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि आने वाले वक्त में आम आदमी एम्पावर होगा इसके ज़रिए से, और नेक्स्ट ईयर मिड तक जो है या मार्च अप्रैल तक जो है ये तैयार हो जाएगा। लोगों में इसकी जो आसानियाँ है, इसकी भलाई है, इसकी बेहतरी के जो नताइज होंगे उसका एक सिस्टम का जो है वो आगाज़ हो जाएगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, ये ज़रूर कहूँगी कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आप तक हर नई वीडियो फ़ौरन और सबसे पहले पहुँच सके। इसको शेयर भी कीजिए ताकि मज़ीद लोगों तक जो है अवेयरनेस हमारे प्रोग्राम के थ्रू आप पहुँच सके जब हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ये बात दूसरों तक भी पहुँचनी चाहिए। हमें दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।